जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए 2024 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन और उससे पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में थ्योरी हो गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह भी हो गई है। ठीक है, हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पद के बारे में पढ़ चुके हैं कि अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन बिंदु, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक टॉपिक नया हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो दोस्तों पार्श्विक विस्थापन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पार्श्विक विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। पार्श्विक विस्थापन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, किसी न किसी साल पूछा हुआ भी है। आप देख लीजिएगा जाकर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन कहते किसको हैं। ठीक है, तो दोस्तों पार्श्विक विस्थापन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आ समझ में क्या कहते हैं बताइए कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो दोस्तों आपतित किरण क्या होगा, है ना, निर्गत किरण क्या होगा, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक शीशा का जो है स्लैब ले लेते हैं, ग्लास का स्लैब। ठीक है, मतलब एक चौड़ा सा शीशा का ले लीजिए, चाहे बर्फ का जो भी, और क्या करना है, इस पे प्रकाश को आपतित कराना है। दोस्तों देखिए जब प्रकाश को ऐसे हम आपतित कराते हैं अगर, है ना, काम कीजिए थोड़ा सा और तिरछा ले लेते हैं ऐसे। जब दोस्तों इसको ऐसे लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब बनेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे, है ना। मान लीजिए अगर कुछ नहीं रहता तो तब तो ये तो ऐसे निकल जाती सीधे सामने एकदम, बोलिए ऐसे सामने निकल जाती है ना। अब ये है तो फिर ऐसे मुड़ेगी, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ये तिरछा हो रहा है, इसको देख लेते हैं सीधा ऐसे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस टाइप से ना क्रॉस करती है। दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक जो है हम लोगों ने छूट गया है, तो अब तो ये स्टार्ट हुई थी, इसके पहले था, इसके बाद हम लोग उसको समझ लेंगे। बट मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, इसको हम अभी समझाएंगे डिटेल में, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है दोस्तों तो अभिलंब से दूर हो जाती है। समझाएंगे अभी, बस आपको इतना याद रखना है कि विरल से सघन में जाएंगे तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी। उसको अभी हम समझाएंगे। बोले यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हुआ तो इसको देख लेते हैं। तो क्या कहता है पार्श्विक विस्थापन। तो दोस्तों देखिए ये जो लाइन आ रही है सामने, ये वाला, ये हमारा होता है आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण होता है दोस्तों। ठीक है, ये सामने जो लाइन जा रही है उसको आपतित किरण हम लोग बोलेंगे। और ये देखिए जब विरल से सघन और सघन से जब विरल में निकलती है बाहर की तरफ, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं इसको, निर्गत किरण। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए क्या बोला यहाँ पे, जब ऐसे आपतित हो रही है तो इसको आपतित किरण कहेंगे। बाहर निकल रही किरण जो होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन हमने क्या बताया आपको कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण तो ये हो गई, निर्गत किरण ये है, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, लंबवत मतलब जो 90 डिग्री पे जो लाइन पड़ता है, इसके बीच की जो दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
पार्श्विक विस्थापन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पार्श्विक विस्थापन के नाम से इसको जानेंगे। तो उधर डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहेंगे दोस्तों? लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए साथियों, पार्श्विक विस्थापन समझ में आ गया होगा। उम्मीद है हमें कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ में आ रही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पार्श्विक विस्थापन, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहेंगे साथियों। ठीक है, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित कीजिए, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, इन सबों के बारे में। ठीक है साथियों, चलिए अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, जो हमने इसको छोड़ दिया था, है ना। इसको देख लेते हैं, इसको समझना। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेनी चाहिए थी, तभी तो आप समझेंगे कि इधर क्यों मोड़ा, उधर क्यों गया, है नहीं। तो उसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं, नोट पॉइंट बना कर लिख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको छाप लीजिए, जिसको छापना है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहते हैं दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं आगे। कुछ कहना चाह रहा था पर भूल गया क्या कहना था, है ना। चलिए तो नोट पॉइंट बना करके छापेंगे इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे और सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सघन माध्यम विरल माध्यम में सब समझा चुका हूँ आप लोगों को। चलिए एक पिक्चर यहाँ पे बनाते हैं और उसी पिक्चर के थ्रू से हम लोग समझेंगे पॉइंट, है ना। पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे। वही काम करते हैं, शीशा का जो ग्लास का जो स्लैब लिया था वो ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या है, मान लीजिए वायु, और नीचे क्या है, ये कांच, और फिर नीचे क्या आएगा दोस्तों, वायु, है कि नहीं। तो बताइए वायु जो है वो क्या है दोस्तों? वायु जो है पढ़ा चुके हैं विरल माध्यम, कांच क्या है दोस्तों, सघन माध्यम, और फिर वायु क्या हो जाएगा दोस्तों, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम प्रकाशता उसका घनत्व जो होता है कम होता है। इस सब के बारे में उधर पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा जाकर के। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश की किरण को क्या करना है, इसको आपतित करवाना है ऐसे स्लैब की तरफ। तो जैसे ही यहाँ पे कराएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से जब ऐसे प्रकाश की किरण को जब हम ऐसे डलवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे 3 रास्ते इसके पास हैं। इस प्रकाश की किरण के पास क्या है, 3 रास्ता। कौन कौन? या तो ये इधर जा सकता है, या तो ये सामने जा सकता है ऐसे, या तो ये नीचे की तरफ आता है। ये 3 रास्ता इसके पास है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं दोस्तों। और प्रकाश के अपवर्तन में हमने पढ़ा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होती है। मतलब ऊपर एक माध्यम है, नीचे एक माध्यम है दोस्तों, ये तो कन्फर्म है कि इसकी दिशा परिवर्तन होगी, चाहिए नहीं। इसकी दिशा परिवर्तन होगी का मतलब क्या है, या तो जिस रास्ते वो जा रही थी उससे ऊपर की तरफ मुड़ेगी, या तो जिस रास्ते से जा रही थी उसके नीचे की तरफ मुड़ेगी। ये 2 कंडीशन होगा, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है ना कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब वस्तु जाती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, याद रखना। और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है, बहुत बार पूछता है दोस्त, मतलब एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ना। जब, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम अर्थात ब्रैकेट में वायु लिख लेते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात क्या लिख लेंगे, कांच। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो
प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या समझे हम लोग? प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम यानी कांच की तरफ जाती है, उसमें प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण जो होती है क्या होती है? अविलंब की तरफ मुड़ जाती है दोस्तों। ऐसे मतलब इसको जाना चाहिए था सामने ऐसे, लेकिन ये सामने न जाकर के अविलंब जो है हमारा ये अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा? 4 को ऑप्शन दे देगा कि सामने निकल जाएगी, उसी पथ पर लौट जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी, अविलंब से दूर जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है अविलंब की तरफ मुड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अविलंब की तरफ मुड़ेगी दोस्तों, तो बताइए यहाँ पे क्या है? कोण आई हो जाएगा, और कोण आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और दोस्तों यहाँ पे कोण आर हो जाएगा, और कोण आर को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो दोस्तों एक और चीज पूछ लेता है यहाँ से, नोट 1 का पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट में लिखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण और आपतन कोण में क्या रिलेशन होता है, या आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या रिलेशन होता है? एग्जाम में पूछा हुआ, और आपको क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का दोस्तों। देखिए ऐसे करके ऐसे कर देगा, ऐसे करके ऐसे कर देगा, ऐसे करके ऐसे कर देगा, नोट ऑप्शन, नोट मतलब नन ऑफ दिस दे देगा दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की तरफ वस्तु जाती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा दोस्तों सही होगा? कमेंट करके बताएं। विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी तो क्या होगा? कौन सा इसमें आंसर होगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं। अगर ये लाइन यहाँ पे समझ लेते हैं, ऐसे ऐसे देखिए, ऊपर क्या है? विरल माध्यम है, और नीचे क्या है? सघन माध्यम। प्रकाश की किरण को हमने ऐसे डाला और ये अविलंब डाल दिया ऐसे। और दोस्तों बताइए अगर ये सामने निकल जाती है ऐसे, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाता, होता कि नहीं होता? सामने अगर ऐसे निकल जाता लाइन, कुछ नहीं होता, सामने जाता तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाता? बराबर हो जाता। लेकिन दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि विरल से जब सघन में जाता है जब प्रकाश की किरण, तो क्या होती है? प्रकाश की किरण विलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन यहाँ से इधर की तरफ मुड़ेगी। तब दोस्तों ऐसे कंडीशन में कोण तो ये बनेगा। तो अब बताइए कोण क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण छोटा हो जाएगा। मतलब आपतन कोण जो होगा क्या होगा? वो बड़ा होगा, और अपवर्तन कोण क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट वाला जो बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का? सही हो जाएगा कि कोण आई जो होगा बड़ा होगा कोण आर से। ठीक है दोस्तों, अब इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कि ऐसी स्थिति में या इस स्थिति में लिख लेते हैं, पूरा कहानी ना लिखेंगे। ठीक है, इस स्थिति में, किस स्थिति में दोस्तों? ऊपर, इस स्थिति में या ऊपर वाली स्थिति में अपवर्तन कोण आई बड़ा होगी या बड़ा होगा, जो लिखना है लिखिए। इस स्थिति में अपवर्तन कोण आई बड़ा होगा, अपवर्तन कोण आर से। ब्रैकेट में लिख लीजिए कोण आई ग्रेटर देन कोण आर। दोस्तों देख लीजिए ये वाला, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, तो 2 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, कौन कौन बताइए? एक, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, और ऐसी कंडीशन जब होती है दोस्तों तो अपवर्तन कोण आई जो होता है बड़ा होता है अपवर्तन कोण आर से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, अब दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट दोस्तों कहता है, अब देखिए अब यहाँ पे प्रकाश तो यहाँ प्रवेश कर चुकी है, तो आप बताइए प्रकाश की किरण कहाँ पहुंच गई? सघन माध्यम में। अब सघन माध्यम से कहाँ निकलेगी? विरल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे
एक अभिलंब हम लोग बनाएंगे। अब देखिए अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो सामने निकल जाती है इसके ऐसे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में क्या होता है, दूर मुड़ जाती है ना। तो बताइए यहाँ पे अब ये कोण क्या बन जाएगा, आपतन कोण, और ये क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण। दोस्तों देख लीजिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। क्या होगा दोस्तों, अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है ना दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है दोस्तों, पूछा गया है बहुत बार। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा कि अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस कंडीशन में बताइए कि क्या होगा। इस कंडीशन में कोण का क्या रिलेशन होगा बताइए, अपवर्तन कोण और आपतन कोण के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा आप लोग को, ये आपतन कोण बन जाएगा फिर, और ये क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिखने में भी लग रहा है ये छोटा, यहाँ पे क्या है बड़ा, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये ऐसे निकलेगी सामने एकदम, है ना, सामने, और सामने ऐसे निकल जाती तो ये दोनों बराबर होता, लेकिन सामने ना निकल के उधर की तरफ मुड़ गया, मतलब क्या हो गया, थोड़ा फैल गया मतलब कौन क्या हो गया, बड़ा। तो दोस्तों लिखेंगे किस कंडीशन में, इस कंडीशन यानी इस स्थिति में आपतन कोण आई, और या ऐसे लिखिए आपतन कोण आई छोटा होगा, अपवर्तन कोण आर से, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद कर लीजिएगा। इसका चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो ये तिरछा, ये हमने क्या किया, तिरछा डाला, प्रकाश की किरण को क्या कर रहे हैं, तिरछा डाल रहे हैं। अगर दोस्तों हम प्रकाश की किरण को तिरछा ना डाल के लंबवत डाल दें तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करें, ठीक है। ये पिक्चर को मैं हटा दे रहा हूँ और पॉइंट 3 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कर रहा है। देखिए, चलिए देखते हैं, पिक्चर देख ले। मान लीजिए वही फिर से हमने क्या किया, ग्लास लिया, स्लैब, यहाँ पे आपका विरल माध्यम है ना, विरल माध्यम हो जाएगा, बीच में आपका सघन माध्यम हो जाएगा दोस्तों, है ना, और फिर नीचे आपका विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए क्या करना है, एक प्रकाश की किरण को ऐसे डालना है, ये नीचे तली की तरफ जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस रास्ते वो आता है ना, उसी रास्ते वो लौट जाता है, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते वापस लौट जाएगा। और दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो 3rd नंबर पॉइंट में आप लोग लिखिए कि जब प्रकाश की किरण को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत आपतित किया जाता है तो प्रकाश की किरण उसी पथ पर
लौट जाती है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा हो गया। तो प्रकाश की किरण को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत आपतित किया जाता है तो प्रकाश की किरण उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। तो इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। चलिए तो इसको छाप लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पार्श्विक विस्थापन हो गई, फिर हम लोग अपवर्तनांक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार दे दीजिए और साथ में ट्रिपल स्टार दे दीजिए। क्यों? एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन कि अपवर्तनांक क्या होता है। नहीं, देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, यह प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, दिशा परिवर्तन होता है, प्रकाश की चाल उसमें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का काम क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी बदलने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अपवर्तनांक के बारे में कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। किसी माध्यम की, लिखे दोस्तों, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहा जाता है। बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहा जाता है। दोस्तों ये डेफिनेशन है, क्या ये डेफिनेशन है। अगर परिभाषा देने को बोले तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। लिखेंगे इसे अंग्रेजी भाषा के एन से सूचित किया जाता है। दोस्तों इसका एक फार्मूला भी आता है, क्वेश्चन बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इसका एक क्वेश्चन, एक फार्मूला भी आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल। ठीक है, किसी, अगर मान लीजिए जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश के क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। फार्मूला निकालना हो तो फार्मूला के थ्रू से फार्मूला बनाना है उसी का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे इसका डेफिनेशन एग्जाम में भी लिखेंगे, इसका भी, ये वाला चाहे ये वाला, तो दोनों चलेगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, है ना दोस्तों, शून्य में प्रकाश की चाल। देखिए शून्य में प्रकाश की चाल जो होती है उसको हम सी कर देते हैं, सी, है ना, लाइट ऑफ स्पीड सी, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और उस माध्यम की अगर हम बात करते हैं सी एम कर देते हैं नीचे, सी एम पर मीडियम होता है, तो मीडियम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए क्या तैयार हो गया, यहां से एक फार्मूला तैयार हो जाएगा हम लोग का, क्या कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल सीएम के अनुपात को हम लोग कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए
अब इसका देख लेते हैं नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का बना करके, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल, है दोस्तों, बटा में क्या कर लेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए दोस्तों, ये अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमें चाहिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको शॉर्ट में हम लोग और लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो माध्यम का अपवर्तनांक को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एन। एन बराबर शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग सी बोलेंगे, सी बटा माध्यम में प्रकाश की चाल सी एम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सुंदर सा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है, कि माध्यम में अगर अपवर्तनांक का फॉर्मूला सी बटा सी एम। सी बटा सी एम, सी क्या है, तो सी यहाँ पे साथियों शून्य में प्रकाश की चाल है, और सी एम यहाँ पे क्या है साथियों, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे कैसे बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ। दोस्तों कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है साथियों। चलिए, तो सपना अगर मजबूत है, सपनों में अगर जान है दोस्तों, ठीक है, तो पंख होने से कुछ नहीं होता है, अपने हौसलों को मजबूत कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ यार कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना है साथियों तो क्या करेंगे बताइए, कांच का अपवर्तनांक के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो चीजें, कौन कौन, शून्य में प्रकाश की चाल, और क्या चाहिए दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल। मतलब किस माध्यम में निकाल रहे हैं, कांच में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सी पर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, बताया गया, बताइए कमेंट करके बताइए। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो दोस्तों शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सीएम का मतलब सी जी लिख लें, सी जी मतलब उस ग्लास में हमको चाहिए ना, कांच में चाहिए, तो सी जी ग्लास में चाहिए। तो ग्लास में कितना होता है यार, तो ग्लास में हमने बताया आप लोग को 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और हमको मान लीजिए माध्यम में अपवर्तनांक चाहिए एन। एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी बटा सी एम। सी कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सी जी मतलब सी एम यानी सी जी यहाँ पे हो जाएगा। सी जी कितना है दोस्तों, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना साथियों। चलिए देखिए, किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया और यहाँ से ये भी कट गया, 3/2 आ गया दोस्तों। इसका मतलब 1.5। मतलब अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा एग्जाम में कि कांच का अपवर्तनांक साथियों कितना होगा, तो याद रखना है आप लोग को, कांच का अपवर्तनांक जो होगा 3/2 यानी 1.5, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए जल का अपवर्तनांक बताओ, जल का अपवर्तनांक क्या होगा, एग्जाम में पूछता है साथियों, इसलिए इसको गौर करना है। जल का अपवर्तनांक अगर पूछेगा, जल का अपवर्तनांक पूछेगा तो क्या होगा, तो दोस्तों लिखते हैं जल का अपवर्तनांक में, बताइए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड,
है ना, मतलब क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल। और यहाँ पे सी डब्ल्यू लिख लेते हैं, सी डब्ल्यू मतलब वाटर, पानी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बताइए जल में प्रकाश की चाल कितना होता है साथियों, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी यहाँ से n बराबर क्या निकलेगा साथियों, सी बटा सी डब्ल्यू, यानी सी एम, मतलब शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। तो सी कितना है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है सर। इसको काटा पीटी अगर करते हैं ऐसे तो हमारे पास बचेगा 300/225। और साथियों जब इसको काटा पीटी और कीजिएगा ना तो 4/3 आ जाएगा, 1.33 समथिंग ऐसे करते हैं, है ना साथियों। तो ये हमारा क्या हो गया, जल का अपवर्तनांक हो गया। और अपवर्तनांक में हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने वाले, देखिए क्या क्या है, नोट्स की तरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो नोट दे देते हैं, नोट का ऊपर लिख लीजिए नोट। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कह सकते हैं, है कि नहीं। देखिए भेजिए दोस्तों लोग को और शेयर कीजिए इधर से उधर। चलिए कुछ नोट में पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था इसके साथ। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। कहते हैं कि अगर मान लो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही मुड़ती है, ठीक है। जिस माध्यम का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है, उस माध्यम में अपवर्तित किरण क्या होगी, उतना ही ज्यादा मुड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। जिस माध्यम या किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक हो, लिखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है, उस माध्यम में अपवर्तित किरण उतनी ही अधिक मुड़ती है। दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसको देखते हैं। वायु में, अब हम लोग बात करते हैं वायु में अपवर्तनांक कितना होता है वायु का, ठीक है। तो वायु का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों लगभग 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। हीरा का अपवर्तनांक अन्य सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। याद रखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो दोस्तों हीरा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। और पॉइंट लिख लेते हैं कि दोस्तों जिस माध्यम का अपवर्तनांक
कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। और जिस माध्यम में का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, इसको भी समझा देते हैं अभी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है दोस्तों। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। अच्छा, इसके बारे में बात करते कैसे ये हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, C/Cm होता है दोस्तों। तो ये तो कॉमन है, ये तो चेंज होने से रहा नहीं। तो चेंज कौन होगा ये, इसका मतलब अपवर्तनांक जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Cm, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको बढ़ाते हैं हम लोग तो जाहिर सी बात है कि ये कम हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो एक चीज घटेगा। अगर एक वैल्यू, एक मान को बढ़ा रहे हैं, दूसरा का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसी के वजह से यहाँ पे ये हो जाएगा। दोस्तों एक पॉइंट और है इसका, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो कैसा होता है, सघन या विरल। तो दोस्तों मैंने बताया है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, विरल कहते हैं, है ना दोस्तों। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश है ना, प्रकाश की चाल अधिक होगी तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो मुझे ये बताइए कि प्रकाश की चाल अगर अधिक है तो उसको विरल माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम अगर कोई है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा या अधिक होगा, कमेंट कीजिए। कि प्रकाश की चाल, जिस माध्यम की प्रकाश की चाल अगर अधिक है तो वो माध्यम क्या होगा, कैसा होगा, विरल होगा। अगर वो विरल माध्यम है तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा। दोस्तों आपके सामने बोर्ड पे छापा हुआ है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। अच्छा, प्रकाश की चाल अधिक होगी मतलब विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों हम लोग कहेंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह माध्यम प्रकाशतः क्या होता है, विरल माध्यम होता है। उसका प्रकाशतः क्या होता है, वो विरल माध्यम होता है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला यहाँ से उठता है, बच्चा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे बच्चे लोग को। पांचवा नंबर पॉइंट है यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह माध्यम प्रकाशतः क्या होता है, विरल होता है। तथा जिस माध्यम का
अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों वह माध्यम प्रकाशतः सघन होता है। ये याद रखना है दोस्तों आप लोग को। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, खूब पूछे जाते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए और एक बार प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उससे जाकर के आप भेंट मुलाकात कर लीजिए दोस्तों, आपको मालूम चल जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतने सारे टॉपिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। क्या रिलेशन मिला बताइए कि अगर चाल ज्यादा है प्रकाश की चाल अगर ज्यादा रहेगी तो अपवर्तनांक दोस्तों क्या होगा, कम होगा। और अपवर्तनांक कम है तो कैसा माध्यम, विरल माध्यम। दोस्तों अगर चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा साथियों, ज्यादा। और वो माध्यम कैसा हो जाएगा दोस्तों, सघन। ये रिलेशन है इसके साथ, एग्जाम में पूछता है। और भूल जाते हैं दोस्तों तो आप ऐसे याद रखिए, एन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल C/CM होता है। और इसको आप जानते हैं प्रकाश की चाल कहते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। पर आइए तो आप लोग जानते हैं कि भाई चाल कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ भीड़ भाड़ कम होता है। तो विरल माध्यम जो होता है वहाँ पे उसका घनत्व कम होता है, मतलब विरल माध्यम होता है। मतलब चाल जाहिर सी बात ज्यादा है यहाँ पे, और चाल ज्यादा कर देंगे तो अपवर्तनांक जो होता है कम हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग एक और है आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में। आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसी का भाई है मेरा फुफेरा चचेरा भाई, जो बोलना है आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। कुछ नहीं होता है, एक दूसरे को रिलेशन करवा देते हैं, है ना। एक दूसरे के सापेक्ष में जो अपवर्तनांक का अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप इसको भी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अनुपात के अनुपात को, है ना, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक माध्यम है जिसका निरपेक्ष अनुपात मान लीजिए अपवर्तनांक मान लीजिए N1 है, और किसी दूसरे माध्यम का अगर N2 है, उन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो लिखेंगे साथियों हम लोग कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों, है ना, दो माध्यमों के, लिख लीजिए, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अनुपात कहते हैं साथियों। ये हमारा डेफिनेशन हो गया कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहेंगे, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक हम लोग कहेंगे। इसका फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और मान लेते हैं कि अगर कोई माध्यम 1 है, ठीक है, क्या है, कोई माध्यम 1 है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, N1। और मान लेते हैं कि कोई माध्यम 2 है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है दोस्तों, N2 है। तो उसके हिसाब से बताइए कि अगर हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे डैश दे करके, क्या लिखेंगे कि यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 है, माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर क्रमशः N1 और N2 है, क्या लिखेंगे, यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष
अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 हो, है ना, कोई माध्यम 1 है ना, कोई माध्यम 2 है, दोनों का अगर अपवर्तनांक मान लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर n1 और n2 दिया गया है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, है ना। हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, है ना, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या हो। तो दोस्तों देखिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर पूछ रहा है ना तो यहाँ पे हम लिखेंगे n21, याद रखिएगा क्या लिखेंगे दोस्तों, n21 लिखेंगे, क्या लिखेंगे n21। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि माध्यम 1 जिसके सापेक्ष बोलेगा तो माध्यम 1 का नाम पहले लिया है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर n2 लिख लीजिएगा, माध्यम 2 का लिया है तो 1 का तो n1, यहाँ पे देख लीजिए n21 बराबर क्या हो जाएगा n2 बटा n1। और इसी तरह मान लीजिए अगर मान लीजिए कि माध्यम 1 का, है ना, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अगर पूछ देता तो जिसका नाम पहले लिया माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष पूछेगा, देखिए माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष तो फॉर्मूला n1 बटा क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के चाल के साथ रिलेशन बनाते हैं कि प्रकाश के चाल के साथ क्या होगा। अगर हम लोग कह देंगे कि अगर मान लीजिए कि जो माध्यम 1 है उसमें प्रकाश की चाल अगर c1 है ना, और माध्यम 2 का प्रकाश की चाल क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या है तो c2 है, तो क्या रिलेशन बनेगा। तो इसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं, नहीं हुआ तो यही कोना में लिखते थे साइड में, यहाँ क्या लिखेंगे कि यदि माध्यम 1 है ना, यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल c1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या हो c2 हो, यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 1 में प्रकाश की चाल c1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c2 हो तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n21 निकालते हैं पहले, n21 फॉर्मूला क्या है दोस्तों n2 बटा n1 है। अच्छा n2 का फॉर्मूला याद है, अगर n का फॉर्मूला क्या होता है, n का मतलब अपवर्तनांक का c बटा cm, है ना, तो c क्या होता है शून्य प्रकाश की चाल बटा cm का मतलब जिस माध्यम में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे किस माध्यम का दिया है, किस माध्यम का माध्यम 2 का, तो यहाँ पे c2 लिख देंगे बटा में c बटा यहाँ पे c1 दोस्तों ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा c1 बटा c2, यानी n21 बराबर क्या हो जाएगा c1 बटा c2 हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पे है ना, ये सब स्टार लगा लीजिए, एकदम धुरंधर है, पूछता है कंफ्यूजन वाला है, बच्चा फंसता भी है ना दोस्तों। और इसी प्रकार अगर हम बात कर रहे n12 का तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा c2 बटा c1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर अपेक्षिक अपवर्तनांक की अगर हम लोग बात करते हैं 2 का 1 के साथ, यानी जिसका नाम पहले लेंगे उसको पहला फॉर्मूला पहला और दूसरा का बाद में, यहाँ पे देखिए पहला का पहला दूसरा का बाद में, n का रिलेशन ट्रिपल n है, देख लीजिए यहाँ भी n यहाँ भी n यहाँ भी n, अगर ट्रिपल n रहेगा अपवर्तनांक रहेगा तो 2 पहले तो पहला फॉर्म ऊपर 2 नीचे 1 बाद में, यहाँ पे 1 2 है तो पहला 1 ऊपर दूसरा नीचे, ठीक है। लेकिन अगर n के बाद c अगर आ जाए तो c पलट जाएगा, जिसका नाम पहले लेगा वो नीचे, जिसका बाद में वो ऊपर, यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये क्या था अपेक्षिक अपवर्तनांक है, ठीक है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के नियम, है ना। प्रकाश का अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, खूब पूछता है, बहुत पूछता है। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों मैंने बताया था प्रकाश के परावर्तन पढ़ाते टाइम, है ना, वहां पे मैंने बताया था आप लोग को कि जो बहुत सारे टॉपिक्स जो ऐसे हैं, पॉइंट्स जो ऐसे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में अगर लोग पढ़ लेते हैं ना, तो सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन में जो है उनको दिक्कत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके होते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे देखेंगे अभी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे तो पहला प्रकाश का अपवर्तन जो है, पहला प्रकाश का परावर्तन के जैसा एकदम बिल्कुल सेम मिलेगा। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करें। हम लोग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला नियम लिखते हैं। तो पहला नियम हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दोस्तों याद कीजिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या था, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हम बिल्कुल सेम है, लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं दोस्तों। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हम लोग बात करते हैं, थोड़ा अलग है, उसके जैसा नहीं है। तो दूसरा नंबर हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि प्रकाश के, दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, है ना, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब वही साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना, वही साइन की हम लोग बात करेंगे। तो लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों, दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन, है ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है दोस्तों। ये तो आपका क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। अब हम लोग साथियों बात करेंगे यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। कहेंगे कि अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो दोस्तों देखिए एग्जाम में बच्चे फंसे हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ देता है ऐसे, स्नेल के नियम क्या होता है, स्नेल का नियम के बारे में बता। अब दोस्तों बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि स्नेल के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है।
तो अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा और कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यदि आपतन कोण I हो और अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि यदि प्रकाश के यदि माध्यम का अपवर्तन कोण अगर I हो, ठीक है, यदि माध्यम का है ना, अगर कोई माध्यम है तो उसका अगर आपतन कोण I हो और अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से साइन I बटा साइन R बराबर एक नियतांक, यही बोला गया है ना दोस्तों, यही बोला गया है कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, है ना, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और यह नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक N21 के बराबर होता है। चलिए तो इसको ऊपर से हटा देते हैं। यहाँ तक सब लोग उम्मीद है कि छाप पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, हम लोग बोले यदि नियतांक माध्यम, यह नियतांक जो होता है यहाँ पे, यह नियतांक माध्यम 2 है ना, माध्यम 2 का माध्यम 1, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक N21 के बराबर होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक N21 के बराबर होता है। इसका मतलब साइन I बटा साइन R बराबर N21, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, N2 बटा N1, जो अभी हाल ही फिलहाल में तुरंत सीखे हम। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन I बटा साइन R बराबर N2 बटा N1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, N1 साइन I बराबर N2 साइन R, देख लीजिए ये हमारा हो गया, है ना। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के नियम यहाँ तक हो गया है। इसके बाद फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।